हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमन क्लासेस, जहां मैं पल्लवी जायसवाल आपको सीटेट और आपके टीचिंग रिलेटेड जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, टेट एग्जाम्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कराती हूँ। मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके डिफरेंस और ग्रोथ डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने इसकी बातें की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट, आपको आई बटन पे वो फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आप पहले उसको विजिट करके फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। तो इस वीडियो में हम क्या बातें करने जा रहे हैं कि सबसे पहले कि डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मेनली कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, प्री नाटल स्टेज से लेकर आपके एडल्टहुड तक पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों के बारे में पढ़ना है। एडल्टहुड के बाद जब इंसान बड़ा हो जाता है, वृद्धावस्था, वो सारी अवस्थाओं को हम नहीं डिस्कस करेंगे, हमें यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है। तो हम प्री नाटल से लेकर एडल्टहुड तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, फैमिली हो गई, मीडिया हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। लेकिन हमें मेनली क्या चीज़ें पढ़नी है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब हो गया जो चीज़ें आपको नेचुरली मिली हुई हैं, जो आपके पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से, मींस आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वजों से चली आ रही है जो चीज़ें, जैसे कि आपका लुक हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया, आपके बालों का कलर, आपके आँखों का कलर, ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली मिली होती हैं या तो आपकी फैमिली में किसी न किसी से मिलती हैं। और नर्चर क्या हो गया कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने इन्वायरमेंट से जो चीज़ें सीख के डेवलप कर जाते हो, वो आपका नर्चर के अंदर आता है। इट मीन्स कि नेचर आपका हेरिडिटी है और नर्चर आपका इन्वायरमेंट है। तो लेट्स सी कि हिंदी वालों को बता दो कि नेचर क्या होता है, आपका हेरिडिटी है, जिसको आप अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिक गुण होते हैं जो आपको आपके पूर्वजों से मिलते हैं। और जो नर्चर हो गया वो आपका पर्यावरणिक कारक हो गया, जो आपके विकास को प्रभावित करता है। तो आपके विकास को प्रभावित करने वाले दो मेन कारक है, जो कि पहला वाला आपका है कि आपका अनुवांशिकी, हेरिडिटल, सेकेंड आपका हो गया इन्वायरमेंटल, मीन्स कि पर्यावरणिक। तो नेचर क्या होता है, नेचर इज ऑल अबाउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम जीन्स और फ्रॉम योर पेरेंट्स। जो भी चीज़ें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, जो भी चीज़ें आपके अंदर है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है, आपके जीन्स के थ्रू, वो चीज़ें आपकी नेचर के अंडर आती हैं, जिसको आप बायोलॉजिकल फैक्टर भी कह सकते हो या फिर हेरिडिटरी भी कह सकते हो। और फिर नर्चर के अंदर चीज़ें आती हैं। नर्चर इज अबाउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच डेवलप्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड इन्वायरमेंट, जो कि एक्सपीरियंस से आता है, जो कि इन्वायरमेंट से आप सीखते हो और डेवलप करते हो, वो आपका नर्चर के अंडर आता है, जो कि आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ें बात हो गई नेचर वर्सेस नर्चर, जिसको आपकी नेचर वर्सेस नर्चर को आप बायोलॉजिकल फैक्टर वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हेरिडिटरी आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर के अंडर आती है। तो ये देख लेते हैं हमारा नेचर क्या होता है। नेचर होता है जीन्स, नेचर होता है आपका जीन्स एंड हेरिडिटरी फैक्टर, फिजिकल अपीयरेंस, कि आप कैसे, आपकी फिजिकली अपीयरेंस कैसी है, पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपके माता पिता का जो स्वभाव होता है, वो स्वभाव आपके स्वभाव से मैच करता है। क्यों मैच करता है, क्योंकि आपके जीन्स में उनके जीन्स मैच करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, तो आपके पास गुणसूत्र होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 पेयर्स होते हैं। उसमें से जो एक पेयर होता है, दो पेयर होते हैं, मेल्स के होते हैं XY क्रोमोसोम और फीमेल के होते हैं XX क्रोमोसोम। ये XY और XX क्रोमोसोम ही बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर मेल का X क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम मिलता है तो ये अगेन XX हो जाता है, जो कि फीमेल से मैच करता है। तो आपका जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा। अगर मेल का Y क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम से मिल जाता है तो वो XY हो जाता है, मीन्स कि वो बॉय होगा, लड़का होगा। इट मीन्स कि अगर बच्चा गर्भ में है या फिर जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल, ये किस पर निर्भर करता है, वो हमेशा
मेल पे निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है। सो यही क्रोमोसोम्स आपके जीन्स से रिलेटेड होते हैं और इन्हीं से आपको आपके आनुवंशिक गुण मिलते हैं, आपके माता पिता के थ्रू आप तक पहुंचते हैं। ये आपका हो गया हेरिडिटरी फैक्टर्स कि आपके हेरिडिटरी चीज़ें कैसे आती हैं आप तक। अगला था कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपने बचपन से जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं वो आपके स्वभाव में बिल्कुल ही दिखेंगी। अगर बचपन से आपको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया है तो वो चीज़ आपके नेचर में दिखेंगी। हाउ वी वर रेज्ड, सोशल रिलेशनशिप, सराउंडिंग एंड कल्चर, आप किस तरह के सराउंडिंग में रहते हो, आपका कल्चर कैसा है, वो आपके बिहेवियर में, आपके किसी से आप कैसे बात करते हो, आप सब जैसे कहते हैं ना कि किसी बच्चे से अगर आप बात कर रहे हो, अगर वो बच्चा आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तुम करके तू करके बात कर रहे हो, तो आप सीधे यही बोलते हैं कि इसके माता पिता ऐसे ही होंगे या फिर इसका परिवार या फिर इसका कल्चर ऐसा ही होगा जहाँ पे लोग ऐसी बातें करते होंगे। इट मीन्स कि बच्चे का जो भी नेचर है, जो भी आप बच्चे के डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हो, वो पूरी तरीके से नर्चर पे भी डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका कल्चर कैसा है और उसका सोशल। एक चीज़ होती है कि वुडवर्थ कहते हैं, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, इस पे समझते हैं। वुडवर्थ ने कहा कि ये जो हेरिडिटरी है, वुडवर्थ, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ये जो हेरिडिटरी है और आपका ये जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों का गुणनफल ही डेवलपमेंट होता है। मीन्स कि हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट आपका डेवलपमेंट है। इट मीन्स कि जितना हेरिडिटरी प्रभावित कर रही है उतना आपका इन्वायरमेंट भी करेगा। आप इसको एडिटिव क्यों नहीं कह सकते हो? आपके एग्जाम्स में ना कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा कि जो हेरिडिटरी है और जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ये गुणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, मीन्स एडिटिव होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, और दो ऑप्शंस कुछ और भी रख सकते हैं वो। तो ये आप क्यों कह रहे हो कि ये गुणात्मक है? आप यहाँ तो कोई भी सिंबल लगा सकते हो ना, यहाँ एडिशन में लगाओ तो भी ठीक है आपके अकॉर्डिंग तो, लेकिन नहीं, क्या होता है कि इन्वायरमेंट प्रभावित होता है हेरिडिटरी से, हेरिडिटरी प्रभावित होता है इन्वायरमेंट से। जस्ट सपोज कि अगर हम यहाँ एडिशन ही रखते हैं, मान लेते हैं कि कोई मापक नहीं बना है, लेकिन हम मान लेते हैं किसी का हेरिडिटरी 2 है और आपका इन्वायरमेंट 3 है, ठीक है। उसने अपने जो भी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं उसकी हेरिडिटरी से 2 है, इन्वायरमेंट से 3 है, तो अगर हम प्लस लगाते तो आपका आंसर 5 होता। मीन्स कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो 5 होगा। लेकिन अगर ये आपको इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, 2, 3 और 5, इसका 2, इसका 3, इसका 5, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं आपके अकॉर्डिंग। भले ही उसमें 2 गुण थे जो हेरिडिटल थे, जो 3 गुण थे वो एनवायरमेंटल थे, लेकिन ओवरऑल तो 5 ही हुए, बहुत ज़्यादा तो हुए नहीं। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। अगर कोई बच्चे का हेरिडिटरी अच्छी होती है, अच्छे आनुवंशिक गुण होते हैं उसमें, मान लो कि अगर किसी बच्चे में 2 ही आनुवंशिक गुण हैं जो कि अच्छे हैं, और अगर उसमें इन्वायरमेंट का सहयोग मिल गया, सपोर्ट मिल गया, तो इन्वायरमेंट का सपोर्ट मिल गया तो ये 6 हो जाएगा। अगर ये 1 भी है तो ये 3 होके बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि जो ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इन्वायरमेंट हेरिडिटरी को प्रभावित करता है, हेरिडिटरी इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कोई एथलीट है, अगर एथलीट को कुछ क्वालिटीज़ उसके बाय बर्थ मिली होंगी, उसके पेरेंट्स से मिली होंगी, जैसे कि वो फास्ट रनिंग होगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्वालिटीज़ उसको हेरिडिटरी मिल गई। अगर उसमें आपको इन्वायरमेंट आप दे दो, उसको अच्छी ट्रेनिंग दे दो, उसको अच्छी कोचिंग दे दो, तो वो बहुत बेटर परफॉर्म कर जाता है। तो क्या हुआ, कुछ चीज़ें उसमें हेरिडिटरी थी और आपने उसमें इन्वायरमेंटल ऐड करके उसको बढ़ा दिया, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, अब वो बहुत अच्छा एथलीट बन गया। सिंगिंग के लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हो कि किसी की आवाज़ सुरीली है
तो वो उसको परिवार से भी मिल सकती है, वो उसकी हेरिडिटल क्वालिटी है, और आप उस पर उसको कोचिंग से दो, उसकी सिंगिंग क्लासेस लगवा दो तो उसकी सिंगिंग इन्हांस हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा गाने लगता है। इट मीन्स कि जो बच्चे की आवाज़ सुरीली नहीं है उसको सिखाने में आपको टाइम लगेगा, जिसके पास हेरिडिटल क्वालिटी नहीं है उसको सिखाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जिसके पास हेरिडिटल क्वालिटी है आप उसको बस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट होते हैं और जो कि डेवलपमेंट का बराबर होता है। मीन्स डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपके डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, डेवलपमेंट कौन सी स्टेज से शुरू होता है और किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें डेवलप करती जाती हैं। तो पहला स्टेज हम पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला स्टेज हम पढ़ेंगे प्रीनैटल स्टेज, जिसको कि आप गर्भावस्था भी कहते हैं। ये जनरली आप जानते होंगे 9 महीने का होता है मनुष्य में, लेकिन अगर आपको वीक्स और डेज में भी पूछता है तो आप इसको याद रखेंगे कि ये 40 वीक्स होता है और जिसका मतलब कि 280 डेज। तो जो गर्भावस्था का काल होता है इसको भी आप बच्चों के डेवलपमेंट में कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे से, अगर आपका पूछा जाए कि बच्चे के, एक्चुअली ऐसे एक क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में या फिर किसी भी टेट एग्जाम में कि बच्चे का विकास किस स्टेज से शुरू होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, तो वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा 0 to 2, वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा 0 to 2, बर्थ टू 2, या फिर आपसे पूछा जाए कि बच्चे का जो इन्फेंसी स्टेज होता है, इन्फेंसी स्टेज कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन देंगे 0 to 2, बर्थ टू 2, 1 to 2 या फिर 2 to 3, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो बहुत सारे लोग जो इन्फेंसी वाला स्टेज बताते हैं वो बताएंगे कि 0 to 2, बच्चे के जो आयु होती है वो 0 नहीं ली जाती है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के पहले भी 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रह चुका है, इसलिए ये 0 to 2 वाला ऑप्शन आप नहीं चूज़ करोगे। आप जब भी इन्फेंसी का स्टेज बताओगे, इन्फेंसी का स्टेज आपका बर्थ टू 2 चूज़ करोगे, क्योंकि वो 9 महीने ऑलरेडी अपने माँ के गर्भ में डेवलप कर चुका है, इसलिए वहाँ पे 0 to 2 की जगह आप बर्थ टू 2 डिसाइड करोगे। तो ये आपका हो गया कि प्रीनैटल स्टेज में 280 डेज होते हैं जो कि 40 वीक्स के बराबर होते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डेवलपमेंट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल का तो क्लियर हुआ था आपको कि जो विकास होता है वो सर से पांव तक होता है, बच्चे का विकास सर से शुरू होता है और सबसे लास्ट में उसके पांव बनते हैं। लेकिन एक और मैंने बताया था प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल मैंने क्या कहा था, सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी का मतलब है कि बच्चा अपने अंदर का विकास पहले करेगा, जो उसके जो बैकबोन होती है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसका विकास पहले होता है, फिर धीरे धीरे बाकी सारे हड्डियों का विकास होता है। आप ये भी कह सकते हो कि बच्चा सबसे पहले किस पे कंट्रोल करना शुरू करता है, अपने हेड पे कंट्रोल करना सीखता है, फिर अपने आर्म्स के आगे वाले पार्ट पे कंट्रोल करना सीखता है और लास्ट में अपने फिंगर्स का मूवमेंट सीखता है। इसका मीन्स इसका मतलब हुआ कि प्रॉक्सिमोडिस्टल फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, मीन्स बीच से लेकर बाहरी की ओर। ये जैसे कि जस्ट सपोज कि ये अगर ये बच्चे का बाहरी स्तर है तो ये बाहर पहले अंदर विकास करेगा, फिर उसके बाद बाहर पहुँचेगा। तो नेक्स्ट होता है आपका, ये पहला स्टेज आपका हो गया प्रीनैटल स्टेज, उसके बाद आपका स्टेज होता है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज को आप शैशवावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप शिशुओं की बात कर रहे हो, छोटे बच्चे की बात कर रहे हो। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बर्थ टू 2 ईयर्स। जैसे मैंने कहा कि इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था हमेशा बर्थ टू 2 ईयर्स लेते हैं, 0 to 2 ईयर्स नहीं लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें बच्चा आपको समझने की कोशिश करने लगता है अपने फैमिली से, कि मतलब उसको अफेक्शन चाहिए होता है, उसको प्यार चाहिए होता है, उसको अटेंशन चाहिए होता है और वो चीज़ें करके सीखने की कोशिश करता है। वो सेंस बेस्ड लर्निंग होती है, उसकी इंद्रियों के प्रयोग से सीखना
चाहता है वो। अगर आप किसी बच्चे को बोल दो कि किसी गर्म चीज़ को मत छुओ, वो नहीं सुनेगा आपकी बात जब तक कि वो एक बार उसको छू के जल ना जाए, फिर वो दोबारा उस चीज़ पे नहीं जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि उसको नहीं पता था कि आप उसे क्यों मना कर रहे हो उधर जाने से। लेकिन जब उसने एक बार छू लिया तो उसको पता चल गया वो चीज़ें गर्म है, उससे उसको नुकसान पहुंच सकती है, तो वो उन चीज़ों को नहीं छुएगा। इट मीन्स कि बच्चे क्या करते हैं, अपने इंद्रियों से सीखने की कोशिश करते हैं। सेंस बेस्ड लर्निंग होती है, वो अपने सेंसेस को यूज़ करके सीखते हैं। वो जो भी चीज़ें लेंगे उसको मुँह में डाल के उसका टेस्ट पता करेंगे। जो भी छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि जो भी चीज़ें उनके हाथ में आती है सबसे पहले वो उसको मुंह में डालते हैं, मीन्स उसका टेस्ट पता करते हैं, या फिर छू के बहुत पता करते हैं, इधर उधर से घुमा घुमा के देखते हैं चीज़ों को। वो सारी चीज़ों को अपने से ऑब्जर्व करके सीखना चाहते हैं। अगर आप उनको कुछ बोल दो तो वो आपकी लैंग्वेज उस स्टेज पे नहीं समझते, थोड़ा बहुत समझते हैं तो वो आपके एक्सप्रेशंस को समझते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में नहीं हुई रहती, अर्ली इन्फेंसी स्टेजेस में। तो बेसिकली बच्चे इसमें कैसे सीखते हैं, सेंस बेस्ड लर्निंग होती है, इंद्रियों का प्रयोग करके सीखना सीखते हैं। और क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन वॉइस एंड टच। छोटे बच्चे को आप जब आवाज़ लगाते हो तो वो आपकी तरफ पलट के ज़रूर देखता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो धीरे धीरे से आवाज़ों पे प्रतिक्रिया करना सीख गया है। और वो क्या, आप जब उसको प्यार से छूते हो तो वो खुश होता है, या फिर आप उसको तेज़ से डांटोगे तो वो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अब वो क्या सीख रहा है कि रिस्पॉन्ड करना लोगों की आवाज़ों पे, लोगों की लोग गुस्से में बोल रहे हैं, उसको प्यार से बोल रहे हैं, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। और टच और वॉइस को रिस्पॉन्स करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बच्चा किस किस तरीके से डेवलप होता है, कहाँ पे क्या होता है, चिन अप करता है, फिर चेस्ट अप 2 महीने में करता है, रीच एंड मिस करता है 3rd मंथ में, सिट अप करता है, सिट एंड सपोर्ट के साथ बैठता है 4th मंथ में। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इतनी डिटेल्स में जाने की अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इतने डिटेल्स में भी नहीं पूछता है कि कौन से मंथ में बच्चा चलता है, कौन से मंथ में बच्चा खड़ा होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कि हर बच्चे में वैरी करती हैं, हर बच्चे में सेम नहीं होती हैं। बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है डेवलपमेंट का। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए उन पे क्वेश्चंस नहीं पूछते। नेक्स्ट स्टेज है आपका अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था मीन्स कि ये स्टेज आपका 2 से 6 साल तक। हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट 9 मंथ्स हो गए वो आपके प्रीनेटल स्टेज हो गए, फिर बर्थ टू 2 ईयर्स, बच्चे के जन्म लेने के 2 साल तक आपका इन्फेंसी स्टेज हो गया जो कि शैशवावस्था होता है, फिर 2 साल से 6 साल तक आपका अर्ली चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड मीन्स कि बचपन के कुछ शुरुआती साल जिसको आप बोलते हो प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक की होती है। सबसे ज़्यादा भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी स्टेज में होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इस स्टेज में होता है। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्टेज पे जाके बच्चों का भाषा का विकास सबसे ज़्यादा होता है। भाषा का विकास सबसे ज़्यादा, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। इसके बाद जाके बच्चे ग्रामर सीखते हैं, बोलने का तरीका सीखते हैं, उनकी डिक्शनरी बढ़ती है। लेकिन बेसिक जो मदर टंग होती है उनकी, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है, जो उनके घर में बोली जाती है, वो लैंग्वेज सबसे पहले वो इसी स्टेज में सीखते हैं। इसलिए ये स्टेज आपका इम्पॉर्टेंट है। और क्या होता है इसमें, बच्चे वॉकिंग, ईटिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बच्चों को चलना फिरना, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें सिखाई जाती है, थोड़े बहुत मैनर सिखाए जाते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है बच्चों की, ये सारी आपकी अर्ली चाइल्डहुड में की जाती है। और फिर बच्चों का इस स्टेज में अपने खिलौने से बहुत लगाव होता है, तो इस स्टेज को इसलिए टॉय एज भी कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि टॉय एज किसे कहा जाता है। ये टॉय एज आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, जहाँ पे बच्चों को अपने खिलौनों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। क्यूरियस इंफॉर्मेशन सीकर, क्यूरियस या फिर जिज्ञासु आप कहते हो, उनको सब कुछ जानना होता है। उनके आसपास जितनी चीज़ें होती है ना, उनको सब जानना होता है। ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे चलता है, वो कैसे चलता है। उनके इतने क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वो हर तरह के इन्फॉर्मेशंस को लेना चाहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और अब तो वो पूछ सकते हैं, अब तो उनको बोलना आ गया है, तो ऑफकोर्स वो आपसे पूछेंगे और पूछेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, वो क्या है। इट मीन्स कि इस स्टेज पे आके बच्चे बहुत ही जिज्ञासु हो जाते हैं। अगला होता है इमिटेटिव नेचर। आपने बच्चों को देखा होगा कि जब वो स्कूल से आते हैं
तो वो टीचर की कॉपी कर रहे होते हैं कि टीचर उनको स्कूल में कैसे पढ़ाती है, या फिर घर में वो किसी बड़े की कॉपी कर रहे होते हैं, अपनी मम्मी पापा की कॉपी कर रहे होते हैं। तो इमिटेटिव नेचर मीन्स वो अनुकरण करते, जैसा उनके माँ बाप उनसे ट्रीट करते हैं वो भी दूसरे से वैसे ही बातें करते। वैसे कहते हैं ना, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने गलत चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं, जैसा आप उनके सामने करेंगे वो भी वैसे ही चीज़ें अडॉप्ट करेंगे और वही चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगला क्या हो गया? सोशलाइजेशन। इस समय बच्चे अपने परिवार वालों से इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास के लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। तो सोशलाइजेशन, सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन भी इसी स्टेज में होता है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बनते हैं कि सोशलाइजेशन, मैक्सिमम सोशलाइजेशन किस स्टेज में होता है? मैक्सिमम सोशलाइजेशन आपका अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में होता है। नेक्स्ट की एक्टिव मेंबर ऑफ फैमिली, अब तक वो सक्रिय हो जाते हैं अपनी फैमिली में। जब बच्चा छोटा होता है ना, इतना एक्टिव नहीं होता, इतना इंटरेक्टिव नहीं होता है सारे मेंबर से। हाँ, अपनी माँ से बहुत हो सकता है, अपनी माँ से बहुत अटैच हो सकता है, अपने पिता से हो सकता है, लेकिन घर के बाकी सारे मेंबर्स इतना ज़्यादा एक्टिवली इंटरेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब वो अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में आता है, उसका घर के हर मेंबर के साथ रिलेशन, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो एक्टिव मेंबर ऑफ फैमिली बन जाता है वो किस स्टेज में? अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में। इस स्टेज को आप प्री स्कूल स्टेज भी कहते हो क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्कूल बस जाना शुरू होता है। वो आपका लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए इस स्टेज को प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है लेटर चाइल्डहुड। हमने पढ़ा कि 2 साल से 6 साल तक, 2 ईयर से 6 ईयर्स तक की स्टेज अर्ली चाइल्डहुड हो गई। तो अब 6 ईयर टू 12 ईयर्स की एज लेटर चाइल्डहुड हो गई। मीन्स आपने चाइल्डहुड जो कि 2 ईयर्स से 12 ईयर्स तक की है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। सो अब लेटर चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चा लॉजिक से सोचना शुरू कर देता है। अगर आप बच्चे को बोल दो ना कि फरवरी में 28 मंथ्स होते हैं, फिर वो आपसे पूछेगा क्यों होते हैं। आप जब बोलोगे लीप ईयर होता है इसलिए, अब वो पूछेगा कि लीप ईयर में क्या ऐसा चेंज हो जाता है कि उसमें 28 डेज होते हैं। जस्ट लाइक कि एक बच्चे को मैंने लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ाया था, उसके बाद उसमें घर में किसी की डेथ हो गई तो उसमें लोगों ने कहा कि अच्छा ये अब इनको ले जाना है, जो भी करना है, संस्कार, इनका अंतिम संस्कार करना है, ये वो। उस बच्चे ने क्या आके बोला कि कोई नॉन लिविंग हो गया है। मीन्स उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो उसने पढ़ा था, उसने अपने लाइफ में अप्लाई करके बोल दिया कि वो पर्सन नॉन लिविंग हो गया है। इट मीन्स कि वो क्या करता है, अपनी लॉजिक लगाता है कि कोई पर्सन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई भी उठा पटा रहा है या फिर लिटा रहा है, वो कोई एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो वो पर्सन क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। यहाँ बच्चे ने अपनी लॉजिक लगाई है। सो लॉजिकल थिंकिंग कहाँ शुरू हो जाती है? लॉजिकल थिंकिंग आपकी लेटर चाइल्डहुड में शुरू हो जाती है। मेंटल डेवलपमेंट, लोगों का, बहुत सारे बुद्धिजीवियों का कहना है कि 90% ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इस स्टेज में हो जाता है। सो आप कह सकते हैं कि 90% ऑफ मेंटल डेवलपमेंट आपका लेटर चाइल्डहुड तक हो जाता है। मीन्स कि बच्चों का जितना भी मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका 90% आपका लेटर चाइल्डहुड तक हो जाता है। और इस स्टेज में बच्चों का इम्पोर्टेंस टीचर, मीन्स कि जो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में था उसके लिए उसकी फैमिली, उसके लिए मम्मी पापा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। लेकिन इस स्टेज में आते हुए उसके टीचर भी उसके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, इम्पोर्टेंट रोल होती है उनका भी। और सबसे पहली बात कि बच्चे इस स्टेज में आने के बाद ग्रुपिंग्स करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं फ्रेंड्स का, इसलिए इस स्टेज को गैंग एज भी बोलते हैं। ये आपका गैंग एज या फिर प्ले स्टेज भी जाना जाता है इस एज को, प्ले स्टेज या फिर अर्ली स्कूल स्टेज। अर्ली स्कूल स्टेज, स्कूल शुरुआत हुए कुछ ही साल हुए होते हैं आपके, इसलिए इसे अर्ली स्कूल स्टेज भी कहते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे ग्रुप्स बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, जिसको क्या, इसलिए आप इसको गैंग एज भी कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मुंबई टेट में शायद 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गैंग एज किस स्टेज को आप कहते हैं। गैंग एज आपका लेटर चाइल्डहुड होता है।
और इस क्वेश्चन में बच्चे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इस स्टेज को एक और नाम दे सकते हैं ट्रबलसम स्टेज, ट्रबलसम स्टेज। ट्रबलसम स्टेज। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हो गए जो आपके लेटर चाइल्डहुड में आती हैं। इसके बाद जो स्टेज होता है वो आपका एडोलेसेंस का होता है। एडोलेसेंस में क्या होता है? एडोलेसेंस 13 to 18 ईयर्स की स्टेज होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा चेंज बच्चों में पाया जाता है। उनका मेंटल, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो फिजिकली उनका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। इनफैक्ट उनकी पूरी लाइफ चेंजिंग स्टेज आप कह सकते हो एडोलेसेंस होती है। एडोलेसेंस में सबसे पहले आप उनका हार्मोनल चेंजेस होती है, उनकी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनके जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। उनके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी फिजिकली डेवलप हो रही होती है, जो उनको मेंटली भी अफेक्ट करती है। इसलिए ये स्टेज आप कह सकते हो कि स्टेज ऑफ थंडर स्टॉर्म इसको कहते हैं। थंडर स्टॉर्म मींस आंधी तूफान आया रहता है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इतने सारे चेंजेस, मेंटल चेंजेस, उनका फिजिकल चेंज, वो सारी चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप इसको कह सकते हो थंडर स्टॉर्म, स्टेज ऑफ थंडर स्टॉर्म। क्या कह सकते हो आप इसको? स्टेज ऑफ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म। और क्या चीज़ें होती है कि हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ पीयर प्रेशर, उनको अपने फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा लगने लगता है। वो फैमिली से कम अपने फ्रेंड से ज़्यादा अटैच होने लगते हैं। उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो शो ऑफ करने लगते हैं इस स्टेज में आके, क्योंकि जो नेक्स्ट नेचर है वो क्या है? सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे फ्रेंड के पास बाइक है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे फ्रेंड के पास इतना अच्छा पीसी है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास इतना अच्छा लेटेस्ट फ़ोन है, मेरे पास नहीं है। या फिर मेरा फ्रेंड मेरे से अच्छा दिखता है, या फिर मैं क्लास में सबसे अच्छी दिखती हूँ, मैं सबसे स्मार्ट हूँ क्लास में। ये सारी चीज़ें कि ये सारी फीलिंग्स कब आती हैं बच्चों में? ज़्यादातर ये सारी फीलिंग्स एडोलेसेंस में आती हैं। सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की फीलिंग, बच्चे अपने आप को कम समझने लगते हैं दूसरों से, अपनी चीज़ों को दूसरे के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से कंपेयर करने लगते हैं, एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आप कब होती हैं? एडोलेसेंस के एज में होती हैं। और तो और क्या होता है? जेंडर रिलेटेड कॉन्शियसनेस। अब तक, इसके पहले तक जब बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं, चाइल्डहुड के स्टेज में होते हैं, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप उनका फ्रेंड गर्ल है या बॉय है। लेकिन जैसे ही वो एडोलेसेंस वाले में स्टेज में आते हैं, अगर आप किसी एडोलेसेंस स्टेज के बच्चे को 13 to 18 ईयर्स वाले बच्चे को बॉयज़ और गर्ल्स को क्लास में साथ बैठा दो, तो उनमें थोड़ा शाइनेस आ जाता है, थोड़ा शाई करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि ये मेरा अपोजिट सेक्स है, ये मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, या ये फीमेल है, मैं मेल हूँ, ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं। या फिर अट्रैक्शन या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से उनमें शाइनेस आता है और जेंडर कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है कि लिंग संबंधी चेतना आ जाती है उनको। वो ज़्यादा ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं कि सामने वाला अपोजिट सेक्स है, वो मेरे जैसा नहीं है, मेरे से वो डिफरेंट है फिजिकली या अलग चीज़ें से, अलग जैसे तरीके से। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान तो आ ही जाता है, इसके साथ साथ ईगो भी आ जाता है बच्चों में। बच्चे रेबेलियन हो जाते हैं। अगर टीचर किसी बच्चे को क्लास में सबके सामने डांट दे तो बच्चा तुरंत ही ये सोचने लगता है कि टीचर ने मुझे कैसे डांट दिया, बाहर मैं देख लूँगा। मीन्स रेबेलियन नेचर आ जाता है बच्चों में। और क्या हो जाता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है कि वो ईगो भी हो सकता है। हाँ, कुछ केसेस एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ हर जगह एक्सेप्शन होता है, लेकिन हम इन जनरल बातें कर रहे हैं। एक्सट्रीमली कंसर्न विथ अपीयरेंस, वो अपने आप को कंसर्न लेके बहुत कंसर्न होते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मीन्स कि मुझे अच्छा दिखना है सबके सामने, मैं अच्छा दिखता हूँ या नहीं, अपने आप को लेके बहुत कंसर्न होते हैं। इसलिए इस स्टेज को मिरर स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि मिरर से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बार बार अपने आप को देखते हो कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कैसी दिखती हूँ, इसलिए इस स्टेज को मिरर स्टेज भी कहा जाता है। मिरर स्टेज। सो ये हो गया कुछ क्वालिटीज़ जो आपकी एडोलेसेंस में जनरेट होती हैं। 13 to 18 ईयर्स की स्टेज आपकी एडोलेसेंस की होती है। इसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी आती है बच्चों में, उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंज, इनका बिहेवियर में चेंज होता है। और क्या होता है कि पीयर प्रेशर होता है, वो अपने साथियों से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित रहते हैं।
जेंडर रिलेटेड कॉन्शियसनेस आ जाता है अपने, और फिर फीलिंग इफ रिवोल्ट, सॉरी इट इज ऑफ, यहाँ ऑफ होना चाहिए था, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह की भावना आ जाती है, रेबेलियन हो जाते हैं, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों में, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कि आप ईगो से भी कंसिडर कर सकते हो, ईगो आ जाता है, एक्सट्रीमली कंसर्न विथ अपीयरेंस, अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे होते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, और ये इस स्टेज को आप मिरर स्टेज भी कहते हो। इसके बाद का स्टेज आपका होता है एडल्टहुड, मीन्स जब आप 18 प्लस जाते हो वो स्टेज होता है आपका एडल्टहुड, जहाँ आप में मैच्योरिटी आने लगती है, आप बाकी चीज़ों, अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने जॉब, इन सारी चीज़ों पे फोकस करने लगते हो, और आपकी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाती है। जो उथल पुथल हुई रहती है एडोलेसेंस की स्टेज में, वो आपके एडल्टहुड में आके धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। तो ये हो गए आपके डेवलपमेंट के स्टेजेस। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि वाइगोत्स्की और पियाजे ने अपनी अपनी क्या क्या थियोरीज दी हैं, और उनको और एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ CBSE, कि अब हमें सिर्फ थियोरीज नहीं पढ़नी है, उनका एप्लीकेशन और उनके अंडरस्टैंडिंग को भी समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, और उसको हम कहाँ अपने लाइफ में, अपने टीचर की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। सो अब तक जितना भी हमने पढ़ा उसको एक समराइज करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर, हेयर आर व्हाट आर दे, ये क्या है? प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं, प्रारंभिक जो चीज़ें होती हैं वो क्वालिटीज़ हैं। नहीं, सेकेंडरी क्वालिटीज़, नॉट इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। ये सारी चीज़ें, जैसे कि किसी की हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर और हेयर कलर, ये सारी चीज़ें हेरिडिटरी होती हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें आपके, जो भी आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा या फिर आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा या किसी दूर के रिलेटिव का भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी इनहेरिटेड होती हैं, आप इसको इनहेरिडिटर क्वालिटीज़ भी बोल सकते हो। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द, डेवलपमेंट कौन से स्टेज से स्टार्ट होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग कह देंगे कि शैशवावस्था से, जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स होता है, लेकिन नहीं, बर्थ के पहले भी 9 महीने बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है। सो आपका जो प्री नैटल स्टेज होता है, जो गर्भावस्था होती है, वहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वहीं से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, उसके शरीर का विकास होता है और उसके बुद्धि का भी कुछ विकास, उसका दिमाग बनना स्टार्ट हो जाता है। सो आपका जब भी आपसे पूछेगा कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम विच स्टेज, विकास कौन से स्तर से शुरू होती है, कौन सी अवस्था से शुरू होती है, तो विकास आपका प्रीनैटल स्टेज से ही शुरू हो जाती है, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मार्क्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ग्रुप, कि सबसे ज़्यादा ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट कब होती है? एडल्टहुड में, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड और लिटिल चाइल्डहुड को यहाँ पे चाइल्डहुड मेंशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज मार्क्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ग्रुप्स, कि कब बच्चे ग्रुप्स बनाना शुरू करते, समूह बनाना शुरू करते। जैसे कि मैंने बताया गैंग एज किस स्टेज को कहते हैं हम? गैंग एज आपका लिटिल चाइल्डहुड होता है, जिसमें बच्चे ग्रुप्स बनाना शुरू करते हैं। और तो आपका आंसर होना चाहिए लिटिल चाइल्डहुड, जो कि यहाँ पे चाइल्डहुड के फॉर्म में मेंशन है। अर्ली चाइल्डहुड मेंशन है, उसके अलावा अगर कोई चाइल्डहुड मेंशन है तो वो लिटिल चाइल्डहुड होगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो ये हमारा हो गया कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और फिर हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और किस अवस्था में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि पियाजे और वाइगोत्स्की ने जो संज्ञात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में क्या थियोरी दी है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। इन दोनों लोगों ने अलग थियोरी दी है। और CBSE के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया, जो नए पैटर्न आए हैं क्वेश्चन के, उसमें आपकी थियोरी नहीं पूछेगी, आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप अपने क्लास में कहाँ उनको अप्लाई कर सकते हो, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एप्लीकेशन भी समझ आए कि आप इस कहाँ पे अपनी लाइफ में, अपनी टीचिंग लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते, इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। सो वीडियो खत्म होने के पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।